क्या? तुम नहीं समझोगे। हम्म। तुम नहीं समझोगे। तुम अभी बच्चे हो। हाँ जी। तो फाइनल सैलरी एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर क्या करना है आपको? देखो, टोटल सैलरी कितनी थी? 10 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 4 बार करना पड़ेगा। ठीक है। तो सैलरी, फाइनल सैलरी कितना आएगा? 14,64,100। अच्छा, अब बेनिफिट पेबल आफ्टर 5 ईयर। बेनिफिट पेबल आफ्टर 5 ईयर 14,64,100 इंटू कितना परसेंट? कितना? 20%। ये 1 साल का होगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 साल का बेनिफिट होगा। यानी फॉर, जो बेनिफिट है ना, ये है फॉर ईच ईयर। फॉर ईच ईयर होगा ये। फाइनल सैलरी के तो कोई बात नहीं है। जरूरी थोड़ी ना हमेशा 20% ही होगा। ठीक है, 8% बेनिफिट भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। ठीक है, तो 14,64,000 इंटू 20%, ये 1 साल का हुआ। यानी ये आया बेनिफिट पेबल आफ्टर 5 ईयर, और इंटू 5 ईयर्स तो कितना होगा? 14,64,100 ही हो गया। तो बेनिफिट पर एनम कितना है? 14,64,100 डिवाइडेड बाई 5, 2,92,820। आप ऐसे भी कर लो, पहले बेनिफिट पर एनम निकाल लो, फिर टोटल बेनिफिट निकाल लो, उससे 5 से मल्टीप्लाई करके। यानी 14,64,100 का 20%, ये 1 साल का बेनिफिट होगा। ठीक है। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हो जाएगा, या पहले टोटल निकाल लिया उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो। तो 2,92,820 ये हर साल का बेनिफिट है, 1 साल का। लेकिन ये पे कब करना है? कब पे करना है? 5 साल के बाद। यानी 2,92,000 जो इस साल का खर्चा है, ये भी 5 साल के बाद पे करना है। जो 2,92,000 अगले साल का खर्चा है, वो भी 5 साल के बाद पे करना है। जो 2,92,800 उसके अगले साल का खर्चा है, तीसरे साल का, वो भी 5वें साल के एंड पे करना है। चौथे साल का जो है वो भी 5वें साल के एंड में पे करना है। और जो फिफ्थ ईयर का है वो तो फिफ्थ ईयर में पे करना ही है। समझ गए? अब ये देखो, ये 2,92,820 ये 5 साल के बाद पे करना है। तो इसकी आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या नहीं? बोलो। इसकी जो आज की वैल्यू निकालोगे ना, उसको बोलते हैं हम करंट सर्विस कॉस्ट। यानी पीएनएल में ये 2,92,820 नहीं जाएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही आज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी, और वही आज एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होगा। समझे? तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले आप कैलकुलेशन करनी है। यानी पहला स्टेप जो था मेरा, वो बेनिफिट पेबल निकालना था। पहला स्टेप बेनिफिट पेबल निकालना था। अब दूसरा स्टेप है मेरा कैलकुलेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट का मतलब है कि जो बेनिफिट पेबल है हर साल का, उसकी आज की कॉस्ट, उसको करंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। अब यहां पर देखो, पहले मैं लिखूंगा ईयर्स। कितने साल हैं? 1, 2, 3, 4 और 5।
फिर यहां लिखेंगे बेनिफिट पर एनम। बेनिफिट पर एनम आपको पता है, आपने अभी कैलकुलेट किया, बोलो कितना, 2,92,820। हर साल का यही बेनिफिट है। दो लाख 92,820, 2,92,820, ये हर साल का बेनिफिट है, यानी बेनिफिट पर एनम। अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। ये निकालनी आती है? आती होगी ना। बताओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ध्यान से, 1 मिनट, जल्दबाजी मत करना। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऊपर से नहीं, नीचे से चलना है। यानी इसको मानेंगे 1 नीचे से, और उसके बाद बताओ जरा 15% के हिसाब से पहले साल के एंड का 0.870 कर सकते हो। अगला 0.756, उसके बाद 0.657, और उसके बाद 0.571। अब सुनो, ये मैंने उल्टा क्यों करा? मतलब यह है कि ये 2,92,820 जो 5वें साल का है, वो 5वें साल में ही पे करना है, तो उसकी वैल्यू उस वक्त वही होगी। लेकिन एक बार बताओ, पहले साल के एंड का जो 2,92,820 है, ये 4 साल के बाद पे करना है, तो 4 साल के बाद वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा ना। अगर आप सीधा लिख देते तो फिर इसका मतलब जो ये 2,92,820 है, इसका आप ये मानते कि ये आज ही पे करना है, आज थोड़ी ना पे करना है, ये 4 साल के बाद पे करना है। हम पहले साल के एंड में खड़े हुए हैं अभी, तो पहले साल के एंड में, 5th ईयर के एंड में पे करना है ये वाला खर्चा। तो 5th ईयर के एंड में, तो 5th ईयर के एंड का ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ये उल्टा चलना पड़ेगा आपको, हमेशा ध्यान रखना इसमें। और अब आपका प्रेजेंट वैल्यू जो निकल कर आएगा उसी को हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, करंट सर्विस कॉस्ट को शॉर्ट में बोलेंगे CSC। CSC, करंट सर्विस कॉस्ट को शॉर्ट में बोलेंगे CSC। बताओ जी, 2,92,820 इंटू 0.571, 167,200। फिर इसका बताओ, 16, ये वाला 0.571 लिया है या 2 लिया है, क्या लिया है यार? दो लाख 92,820 इंटू 0.571 कितना है ये? 167,200। इसका बताओ, 2,92,820 इंटू 0.657, 192,382। ठीक है, इसका बताओ, 22,1372। इसका 60, और ये तो 2,92,820 ही आ जाएगा। ये आपका करंट सर्विस कॉस्ट हो गया, जो हर साल के P&L में जाएगा। ठीक है। अब आपको एक लायबिलिटी शीट और बनानी पड़ेगी कि हर साल की बैलेंस शीट में कितना लायबिलिटी शो होगा, क्योंकि ये जो पेमेंट होगा ये 5वें साल के एंड में जाकर होगा, तो हर साल की बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है, और उस प्रोविजन को बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखिए फटाफट, लायबिलिटी शीट, लायबिलिटी शीट। और लायबिलिटी शीट कैसे बनेगी? इस लायबिलिटी शीट को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट
ऑब्लिगेशन, शॉर्ट में बोले तो प्रोविजन फॉर डीबीओ, पीवीडीबीओ भी इसको बोला जाता है, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा पीवीडीबीओ, प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब हर साल के एंड में कितना लायबिलिटी शो होगा। इसमें लिखते हैं सबसे पहले ए, ओपनिंग बैलेंस, फिर यहां पर इसमें बी लिखेंगे इंटरेस्ट, जो हर साल का इंटरेस्ट का रेट है, और इंटरेस्ट होगा ओपनिंग बैलेंस इंटू 15%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सी होता है करंट सर्विस कॉस्ट, और इसमें डी होगा क्लोजिंग बैलेंस। डी अगर ना भी लिखो, खाली क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। फोर्थ वाली गलत है वैल्यू, देखना जरा एक बार। कितनी? 25460 नहीं है? .870 करा है नहीं? 254,726, ठीक है। अरे यार 36 है, क्या है? 0.870 इंटू 292,820, 753 आ रहा है यार, पता नहीं यार, तुम लोगों का कैलकुलेटर भी सही नहीं है क्या है? चलो देखो, सुनो, सबसे पहले साल तो ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा नहीं, और इंटरेस्ट जो होता है वो भी ओपनिंग बैलेंस पर ही लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट लगा लगा कर ही उसको पूरा वैल्यू किया जाता है। पहले साल करंट सर्विस कॉस्ट आया था, कितना आया था बता ना? 167,200। तो पहले साल के एंड में जो बैलेंस शीट में पीवीडीबीओ का बैलेंस होगा वो 167,200 ही होगा फर्स्ट ईयर में। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी 167,200। अब इस 167,200 पर 15% इंटरेस्ट लगेगा, बताओ कितना? 25,080। और अब सेकेंड ईयर का जो सीएससी आया था कितना? 192,382। अब आप इसका टोटल लगा लो तीनों का, थ्री एट फोर 662, इधर आ जाएगा 384,662। अब इसका 15%, 384,662 का 15%, 57,700। हाँ ठीक है, 700 कर दो। और इस बार का करंट सर्विस कॉस्ट है 2,21,372। अब तीनों का टोटल लगा लो, 66, हाँ 33, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 663733। इंटरेस्ट बताओ? 663,733 का 15%।
99,560 और इस बार का जो कॉस्ट है वो है 2,54,753। बताओ टोटल। दस लाख 18,000,046। ये इधर आ जाएगा 10,18,046। अब इसका 15%। अभी एक मिनट, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा लास्ट ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर में जो टोटल बेनिफिट आया था वो कितना आया था? 14 लाख, कितना निकाला था आप? 64,100। तो पहले करंट सर्विस कॉस्ट लिख दो, 2,92,820। तो लास्ट ईयर में जो बैलेंस आएगा वो इंटरेस्ट आएगा। वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, इसलिए लास्ट ईयर में बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट ले लेते हैं। 14,64,100। ये आपका टोटल बेनिफिट आ जाएगा लास्ट ईयर में जो पे करना है आपको। 153, 234 अगर कैलकुलेट करोगे तब भी इसी के आसपास ही आता होगा। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी शीट बन गई जो हर साल के लायबिलिटी साइड में आएगा अमाउंट, और फिफ्थ ईयर के एंड में जाकर ये पेमेंट कर देते हैं। समझे? अभी इसकी अकाउंटिंग बताऊंगा कैसे होगी, अभी तो मैंने कैलकुलेशन बताया है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई, लायबिलिटी शीट बनाना। अब अगर इसकी एंट्री डालनी हो तो एंट्री कैसे पड़ेंगी, तो मैं आपको एंट्री बताता हूं कैसे होगी। जर्नल एंट्रीज, इसकी एंट्री कैसे होंगी? पहले साल तो सिर्फ करंट सर्विस कॉस्ट है और वही करंट सर्विस कॉस्ट पीएनएल में चली जाएगी और ये वाला अमाउंट बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेकिन अगले साल से इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट दोनों ही पीएनएल में जाएंगे, यानी इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट पीएनएल में जाएगा और जो लायबिलिटी होती है क्लोजिंग बैलेंस वो आपके बैलेंस शीट में आएगा, प्रोविजन फॉर डीबीओ करके, प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन करके। तो यहां पर देखो एंट्री, देखो क्या बनेंगी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले नंबर 1, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में एंट्री होगी CSC यानी करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जिसको हम बोलते हैं DBO, बीइंग expenses of current year recognized with liability। तो पहले साल का करंट सर्विस कॉस्ट है 1,67,200, 1,67,200। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। और सेकेंड एंट्री, इसको मैं 1 लिख देता हूं फर्स्ट ईयर को, और दूसरी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू करंट सर्विस कॉस्ट, तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल। अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल कितना होगा? 167,200, 167,200। बताओ जी।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में अब होगा सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड, यानी हर साल सेम एंट्री बनेगी, बस अमाउंट अलग अलग आएगा लेकिन एंट्री सेम बनेगी। तो यहां लिखेंगे सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड। सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट एंड करंट सर्विस कॉस्ट विल ड्यू। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और दोनों से ही लायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी प्रोविजन फॉर डीबीओ। तो सेकेंड ईयर का जरा बताओ कितना होगा। पहले लायबिलिटी इंटरेस्ट 25,080, करंट सर्विस कॉस्ट है 1,92,382, और टोटल लायबिलिटी कितने से बढ़ेगा सेकेंड ईयर में? $217,462, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2, इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट को पीएनएल में भेज दिया जाएगा। एंड करंट सर्विस कॉस्ट will be transferred to PNL। और एंट्री क्या होगी? PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट। तो ये होगा 25,080 और ये होगा 1,92,382, टोटल होगा 2,17,462। ये आपकी एंट्री बन जाएगी, और हर साल यही 2 एंट्री बनेंगी, अमाउंट अलग अलग होगा। और लास्ट में आकर जब प्रोविजन को पे करने का टाइम आएगा तो प्रोविजन फॉर डीबीओ टू बैंक 5वें साल के एंड में वही 14,64,000 जो भी आया था 100 टोटल अमाउंट। ये आपकी हर साल की एंट्रीज होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बताइए क्लियर यहां तक? तो ये हमारा, अच्छा ये जो मैं आपको अकाउंटिंग करवा रहा हूं इसको हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। क्या बोलते हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान। उसके हिसाब से अकाउंटिंग हो रही है। एक होता है डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, उसकी अकाउंटिंग होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आगे। वो बहुत सिंपल है, उसमें कंट्रीब्यूशन बस करना होता है और कोई नहीं। तो ये जो मैंने आपको अकाउंटिंग बताई, अब देखो यहां पर जो मैंने बोला ये पीओसीएम मेथड है। ये क्या है? पीओसीएम मेथड, यानी प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड।
अब ये पीयूसीएम, इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टेड का मतलब एस्टिमेटेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड। यूनिट का मतलब हर साल का अलग अलग आपने कर लिया, देखो। यानी टोटल बेनिफिट यह है प्रोजेक्टेड बेनिफिट, एस्टिमेटेड बेनिफिट जो आप प्रोवाइड करोगे। अब आपने 5 सालों में करना है तो यूनिट से डिवाइड कर दिया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया तो हर साल का आ गया, इसको बोलेंगे यूनिट। क्रेडिट का मतलब होता है अभी पे नहीं किया है, 5th ईयर के एंड में करोगे, इसलिए इसका नाम है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, पीयूसीएम। टोटल बेनिफिट एस्टिमेटेड है, इसलिए प्रोजेक्टेड। समझ गए? यूनिट मतलब हर साल के खर्चा बुक करना पड़ेगा यूनिट में। तो 1 साल का खर्चा बुक करोगे तो 1 यूनिट हो गया, 2 साल का तो 2 यूनिट हो गए। और क्रेडिट मतलब अभी पे नहीं कर रहे हो, खर्चा बुक कर रहे हो लेकिन अभी पे नहीं कर रहे हो, पे करोगे 5th ईयर के एंड में जाकर, तो इसलिए क्रेडिट बोलते हैं। तो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको पहले दोनों, यानी जब हम लॉन्ग टर्म या अकाउंटिंग करते हैं तो प्लान, कौन कौन से प्लान होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आइए एक बार, तो आप हेडिंग डालेंगे प्लान फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्लिक पीईबी। पीईबी मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। यानी जो अकाउंटिंग हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीपी। और ये होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। पहले कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, एक एक करके जरा बात करते हैं। पहले आप हेडिंग डालो नंबर 1, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डीसीपी। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है? क्या होता है प्रोविडेंट फंड? कुछ पैसा निकालकर नहीं, जैसे मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो मेरी सैलरी से कुछ पैसा काट लिया और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी कुछ पैसा निकालता है। अब उस पैसे को जानते हो वो कहां लगा देता है? प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। एम्प्लॉयर का काम क्या होता है? वो एम्प्लॉय का मान लो 10% सैलरी काटा और अपना 10% उसमें मिलाया और 20% गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया प्रोविडेंट फंड में। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो वो गवर्नमेंट से पैसे लेगा, यानी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। फिर कंपनी ने तो अपनी तरफ से पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया, कहां? प्रोविडेंट फंड में। तो गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, वो प्रोविडेंट फंड वाला। तो बोलते नहीं कि प्रोविडेंट फंड मिला है, तो वो कंपनी से नहीं मिलता, कहां से मिलता है?
गवर्नमेंट से मिलता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में, कहीं भी काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है विच इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें आपका पैसा जमा है। तो कुछ ऐसे प्लान होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने बोला कि हम तुमको बेनिफिट देंगे, लेकिन बेनिफिट हम नहीं देंगे, हम तुम्हारे बिहाफ पर कंट्रीब्यूशन कर देंगे कहीं पर, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, या किसी ट्रस्ट में हम कंट्रीब्यूशन कर देंगे। अब तुम जानो और वो फंड जाने, हमको कोई मतलब नहीं। जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हें पैसा हम नहीं देंगे, वही फंड देगा, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारा रिस्क है और ना ही हमारी कोई लायबिलिटी है। हमारी लायबिलिटी सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने तक है। समझ गए? इसको बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन करता है, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, किसी ट्रस्ट में, कहीं पर, किसी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा दे दिया, प्रीमियम वो देता, हर साल प्रीमियम दे रहा है, और कहता है जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो पैसा सीधा आप इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, हमको नहीं मतलब है। उस वक्त जाकर मान लीजिए वो कंपनी डूब गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। यानी रिस्क सारा का सारा किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है? एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी किस चीज तक है? सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने की। इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अच्छा, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। बेनिफिट प्लान में जो अभी मैंने करवाया प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड के हिसाब से, उसमें हम खुद बेनिफिट पे करते हैं एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ द पीरियड, या तो रिटायरमेंट पर, या 5 साल बाद, 10 साल बाद हम खुद देते हैं, और हम खुद प्रोविजन बनाते हैं और खुद एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। यानी उसमें भी हम एम्प्लॉय को बताते हैं तुमको हम इतना पैसा देंगे, 5 साल के बाद तुमको 10 लाख रुपए देंगे, और वो हम देंगे। समझे? हम देंगे, और तो हम ही को प्रोविजन बनाना पड़ता है, हम ही उसकी अकाउंटिंग करते हैं। उसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मतलब डिफाइंड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, कि हमको पता है, डिफाइंड है कि कितना देना है। और बेनिफिट का मतलब बेनिफिट हम ही को देने हैं। मतलब इंप्लॉय को बेनिफिट, रिटायर होगा या 10 साल बाद, 5 साल बाद, हम ही देंगे उसको बेनिफिट, तो उसको डिफाइंड बेनिफिट प्लान बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारी बेनिफिट पे करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने की है हर साल, हमने कहा भैया हम तुम्हारे बिहाफ पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी में, हम प्रोविडेंट फंड में तुम्हारा पैसा जमा कर देंगे, हम पेंशन फंड में तुम्हारा पैसा जमा कर देंगे, हम ट्रस्ट फंड में, किसी भी ट्रस्ट में तुम्हारा पैसा जमा कर देंगे। अब जब तुम जाओगे, रिटायर होगे, या बेनिफिट मैच्योर होगा, उस टाइम जाकर उसी कंपनी से पैसा लो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। यानी एम्प्लॉयर सिर्फ कंट्रीब्यूशन करता है, वो खुद मेंटेन नहीं करता उस फंड को। ठीक है? तो लिखिए यहां पर, अंडर दिस प्लान एम्प्लॉयर only makes contribution employer only makes contribution। ठीक है? सिर्फ कंट्रीब्यूशन करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। contribution may be made in provident fund, trust, pension fund, trust, इंश्योरेंस, एटसेट्रा। ठीक है?
इन्वेस्टमेंट रिस्क आर विद एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर is liable only for contribution made each year। यानी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने की है हर साल, वो कंट्रीब्यूशन करेगा उसकी लाइबिलिटी खत्म। समझे? अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन करने की एंट्री क्या होगी? अकाउंटिंग। इसकी अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है, जर्नल एंट्रीज। व्हेन कंट्रीब्यूशन मेड व्हेन कंट्रीब्यूशन मेड एंट्री होगी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू बैंक। ये कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और एंड में जाकर इस पैसे को यानी इस एम्प्लॉय बेनिफिट को पीएनएल में भेज दोगे। एट एंड ऑफ ईयर एम्प्लॉय बेनिफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। At end of year, employee benefit will be transferred to PNL। तो एम्प्लॉय बेनिफिट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बताओ जी, क्या ये बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, ये पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। इसकी अकाउंटिंग में बस कुछ दमी नहीं है, बस इतना ही है। इसमें ना तो कोई एक्चुरियल वैल्यूएशन होती है ना ही कुछ होता है। आपका क्या, आपको तो कंट्रीब्यूशन करना है, सीधा कंट्रीब्यूशन करो, एंट्री बना दो एम्प्लॉय बेनिफिट टू बैंक। अगर बैलेंस शीट में तब दिखा सकते हो, मान लो आपको पे करना था अभी आपने नहीं किया तो अगले साल जाकर पे करोगे। जैसे होता है कभी कभी लेट हो जाता है कि प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन आपका लेट हो गया, ठीक है, तो लाइबिलिटी में दिखा दो वो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह, और जब पे करोगे तो आउटस्टैंडिंग टू बैंक। समझे? अब बात करेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और जो आप अभी प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड आपने पढ़ा था ना, ये नंबर 2 है, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान था। हाँ, लिखिए, अंडर दिस प्लान डिफाइंड बेनिफिट is paid by employer itself to employee ठीक है ना। एम्प्लॉयर makes provision for defined benefit obligation
डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज पर एक्चुरियल एजम्पशन। ठीक है, एक्चुरियल एजम्पशन। In this case, investment risk and actuarial risk are with employer and employer is liable to pay amount to employee. Liable to pay benefit, to pay defined benefit, जो बेनिफिट आपको डिफाइन कर दिया गया है, बेनिफिट टू एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय को जो डिफाइंड बेनिफिट है वो एम्प्लॉयर को ही पे करने की जिम्मेदारी है, यानी एम्प्लॉयर ही पे करेगा। अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी ऐसी नहीं है कि कंट्रीब्यूशन किया और भाग गए। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या था, कंट्रीब्यूशन किया और तुम्हारी बात खत्म। क्या था, कंट्रीब्यूशन किया और भाग गए, बस तुम्हारा काम खत्म। अगले साल फिर कंट्रीब्यूशन करो और फिर भाग जाओ। रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉय बेचारा प्रोविडेंट फंड में पैसे मांगने गया, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा पैसा डूब गया। एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस ट्रस्ट में पैसे लगाए थे वो ट्रस्ट भाग गया, एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि भाई ऐसे भाग जाए। गवर्नमेंट के पास पैसे जमा है तो वो सुरक्षित ही है एक तरीके से, और ट्रस्ट में भी ऐसे ट्रस्ट में पैसा लगाया जाता है कि ना डूबे, तो देखकर पैसा लगाया जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है उसकी, कोई एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मान लो डूब गया तो रिस्क किसका है, एम्प्लॉय का ही है कंट्रीब्यूशन में। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। अगर एम्प्लॉयर ने बोला है कि 5 साल बाद 10 लाख देना है तो वो देगा, और भले ही उस पैसे को उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा और वो पैसा डूब भी गया तब भी एम्प्लॉयर को पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बढ़ घट सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ अगर एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज हो जाए उसकी वजह से भी लायबिलिटी बढ़ घट सकती है। इन्वेस्टमेंट रिस्क में अगर कोई चेंज हो जाए तो भी लायबिलिटी बढ़ घट सकती है एम्प्लॉयर की। तो यहां पर ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इसको बोला जाता है, इसके लिए प्रोविजन बनाता है एम्प्लॉयर। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड मैंने ऊपर बताया था, अंडर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन या डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यानी डिस्काउंट मॉडल ऑब्लिक डिस्काउंट मॉडल is adopted for accounting and accounting is made as per PUCM यानी प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। ठीक है ना। लायबिलिटीज एट एंड ऑफ ईच ईयर is determined by actuary
बाई एक्चुअली एज पर हिज ओन assumption, एज पर हिज ओन assumption। तो उसकी assumption के हिसाब से हम लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हर साल के एंड की। और लाइबिलिटी किसको का नाम क्या होता है? प्रोविजन फॉर डीबीओ। समझे? अच्छा, एक्चुअली की जो एजम्पशन होती हैं दो तरह की होती हैं। यहां लिखेंगे एक्चुरियल एजम्पशन। आइए, बड़ा जल्दी आ गए। एक्चुरियल एजम्पशन may be of two types। दो तरह की एजम्पशन हो सकती हैं। एक होती है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक, और एक होती है फाइनेंशियल। Under this assumption, assumptions are made for employees number, age, ठीक है, बिहेवियर, एटसेट्रा। यानी कौन एम्प्लॉय की क्या एज है, क्या बिहेवियर रहेगा एम्प्लॉय का, टर्नओवर क्या होगा, लेबर टर्नओवर आप बोल सकते हो। लेबर टर्नओवर मतलब टर्नओवर वगैरह क्या रहेगा, उसके बेसिस पर वह अपनी अजम्पशन लेता है। और फाइनेंशियल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रोथ रेट, एटसेट्रा, ये कुछ एजम्पशंस होती हैं। ठीक है। अब पीओसीएम मेथड में आपको बता चुका हूं। पीओसीएम मेथड में पहले हम निकालते हैं बेनिफिट पेबल्स। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो भी बेनिफिट पेबल करोगे, फिर बेनिफिट पर एनम निकालते हैं। उस पर एनम बेनिफिट का हम लोग क्या निकालते हैं? करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट जब आ जाता है तो हम लाइबिलिटी शीट बनाते हैं, और लाइबिलिटी शीट बनाकर हम लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, मतलब एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको फाइनल सैलरी बताया था, कैसे निकालते हैं फाइनल सैलरी? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। अभी मैं आपको फाइनल सैलरी जरा फटाफट एक निकलवा रहा हूं एक क्वेश्चन में। आप बताना फाइनल सैलरी कितनी आएगी। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। करंट सैलरी 12 लाख पर एनम। ग्रोथ रेट 10%। पीरियड है
5 ईयर। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी बताना है। इसमें तो बड़ा आसान है, आपने निकाला अभी फटाफट। फाइनल सैलरी आफ्टर 5 ईयर लेना है ना। आफ्टर 5 ईयर्स तो कैसे निकालोगे? देखो 12 लाख कितनी बार 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे? ये पहले साल के एंड की सैलरी है 12 लाख, तो 12 लाख इंटू 1.1 ये सेकेंड ईयर के एंड की हो जाएगी। फिर 1.1 ये थर्ड ईयर के एंड की। फिर 1.1 ये फोर्थ ईयर के एंड की। और फिर 1.1 ये फिफ्थ ईयर के एंड की। कितना? 920। ठीक है, अब यहीं पर एक और एग्जाम्पल। लोग जी, एग्जाम्पल नंबर 3। मैं कहता हूं कैलकुलेट फाइनल सैलरी इन एग्जाम्पल नंबर 2 इफ employee was inducted at beginning। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एम्प्लॉय इंडक्टेड एट बिगनिंग। ठीक है, एम्प्लॉय इंडक्टेड एट बिगनिंग। तो इस केस में अगर 5 साल हैं तो पूरे 5 साल का ही ग्रोथ लेना पड़ेगा। तो हम ये मानेंगे कि इंडक्टेड एट द बिगनिंग है ना, तो ये 12 लाख बिगनिंग की सैलरी है। लेकिन वो तभी मानेंगे जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि एम्प्लॉय इंडक्टेड एट द बिगनिंग, वो बताएगा क्वेश्चन। तो उस केस में हम क्या करेंगे? साल का ग्रोथ है उतने ही साल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उतने ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 साल है तो 5 साल का लेंगे। तो यहां पर फाइनल सैलरी क्या होगी? लिखेंगे इन दिस केस ग्रोथ रेट will be applied for all number of years, all number of years including first year। इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर को भी आप इंक्लूड करोगे। तो इस केस में जो फाइनल सैलरी होगा वो होगा 12 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 और इंटू 1.1, यानी 5 बार आपको मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा। बोलो 19,32,612। ठीक है, समझ गए यहां तक? ये हो गई हमारी फाइनल सैलरी निकालने का तरीका। AS 15 का नोट्स आया नहीं? अभी नहीं आया। सुना तो है।
ये तो तुम लोगों के ऊपर है। किधर गया? हम्म। क्या? किसका? ये क्या हुआ? ऐसा कैसे नहीं आएगी? हम्म। ऐसे कैसे नहीं? ये क्या हुआ?